प्रोग्रामिंग की दुनिया में ना कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जादू की तरह लगते हैं और रिकर्शन उन्हीं में से एक है। हाँ, माना जाता है कि ये शुरुआती लोगों के लिए सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक है। पर घबराने की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे फंक्शन से मिलेंगे जो खुद को ही कॉल करता है। फिर देखेंगे कि ये चीज कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस सकती है। उसके बाद हम उसे रोकने का राज खोलेंगे। फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 2 अलग-अलग तरीके देखेंगे और आखिर में एक ऐसे केस पर नजर डालेंगे जहां रिकर्शन की असली पावर सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिकर्शन के बिल्कुल कोर आइडिया को समझते हैं। ये सब कुछ एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू होता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई फंक्शन अपने ही कोड के अंदर से खुद को फिर से कॉल कर ले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल वैसा जैसे कोई आईना अपने अंदर दिख रहे आईने को देख रहा हो या कोई कहानी खुद को ही लिखने लगे। अजीब है, पर सच यही है कि यही रिकर्जन की बुनियाद है। तो सीधी सी भाषा में रिकर्जन का मतलब बस इतना है, एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है तब तक जब तक उसे रुकने का एक सिग्नल नहीं मिल जाता। और ये जो रुकने का सिग्नल है ना, यही सबसे जरूरी चीज है। इस पर हम बहुत जल्द वापस आएंगे। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है f, ठीक है? प्रोग्राम उसे चलाता है, वो स्क्रीन पर 1 प्रिंट करता है और फिर वो खुद को ही दोबारा कॉल कर लेता है। अब जो नया फंक्शन आया वो फिर से 1 प्रिंट करता है और फिर से खुद को कॉल कर लेता है और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर असल में हम एक बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं पर रिकर्जन थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जब कोई फंक्शन बिना किसी रोक टोक के खुद को कॉल पर कॉल करता जाता है तो आखिर होता क्या है? होता यह है कि एक f फंक्शन एक नए f को कॉल करता है, वो नया f एक और नए f को कॉल करता है, जो फिर एक और को, और ये सिलसिला बस आगे और आगे और आगे बढ़ता ही जाता है। ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई अंत नहीं, और जाहिर है कोई भी कंप्यूटर इसे हमेशा के लिए नहीं झेल सकता। इसको समझने के लिए ना हमें कंप्यूटर की मेमोरी में झांकना पड़ेगा, एक जगह पर जिसे कॉल स्टैक कहते हैं। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे एक के ऊपर एक रखी हुई प्लेटों का ढेर हो। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक नई प्लेट इस ढेर के सबसे ऊपर रख दी जाती है, और वो फंक्शन तभी खत्म माना जाता है जब उसकी प्लेट उस ढेर से हटाई जाती है। तो जब ये प्लेटों का ढेर इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा कि मेमोरी की छत से टकरा जाए, तो क्या होगा? कंप्यूटर की मेमोरी भर जाती है और नतीजा स्टैक ओवरफ्लो, पूरा का पूरा प्रोग्राम एक झटके में क्रैश। तो अब सवाल यह है कि इस कभी ना खत्म होने वाले लूप को रोकें तो रोकें कैसे? इसका जवाब छिपा है बेस केस में। जी हाँ, यही वो जादुई चीज है जो रिकर्जन को एक बेकाबू ताकत से एक बहुत काम के टूल में बदल देती है। इसे रिकर्जन के लिए एक स्टॉप साइन समझिए। मतलब सीधा सा आइडिया ये है कि रिकर्शन में एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी शर्त होनी ही चाहिए जहां वो खुद को और कॉल करना बंद कर दे। बस इसी शर्त को बेस कंडीशन कहते हैं। हमें फंक्शन को साफ साफ बताना पड़ता है कि भैया बस यहां रुकना है। यहां देखिए दोनों में फर्क कितना साफ है। बाईं तरफ है हमारा वही पुराना कभी न खत्म होने वाला लूप, लेकिन दाईं तरफ हमने एक काउंट वेरिएबल और एक बेस केस डाल दिया है। इफ काउंट इज इक्वल टू 3 रिटर्न। ये कोड को एक सीधा सा कमांड है। देखो, जैसे ही गिनती 3 तक पहुंचे बस रुक जाना। तो अब ये काम कैसे करता है? फंक्शन खुद को कॉल करता है, गिनती आगे बढ़ती है। जैसे ही गिनती 3 होती है, हमारा बेस केस एक्टिवेट हो जाता है। रिटर्न कमांड उस सबसे अंदर वाले फंक्शन को बंद कर देता है, और फिर जैसे प्लेटों के ढेर से एक एक करके प्लेट हटाई जाती है ना, वैसे ही स्टैक खाली होना शुरू होता है और सारे रुके हुए फंक्शंस एक एक करके अपना काम पूरा करते हैं और कोई स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, तो अब जब हम रिकर्शन को कंट्रोल करना सीख गए हैं तो ये देखते हैं कि इससे असल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। हम एक ही प्रॉब्लम लेंगे, कुछ नंबर्स का टोटल निकालना और उसे सॉल्व करने के 2 अलग अलग रिकर्सिव तरीकों पर नजर डालेंगे। पहला तरीका है पैरामीटराइज्ड तरीका। इसमें क्या होता है? इसमें जवाब को एक पैरामीटर के तौर पर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को पास किया जाता है, बिल्कुल एक रिले रेस के बैटन की तरह। सारी जानकारी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। यहां देखिए हम सम को हर कॉल में आगे कैसे पास कर रहे हैं।
ये सम 0 से शुरू होता है, अगली कॉल में ये 3 हो जाता है, फिर 5 और आखिर में 6। जैसे ही बेस केस हिट होता है, आखिरी सम प्रिंट हो जाता है। मतलब सारा हिसाब किताब नीचे जाते जाते ही पूरा हो गया। अब आता है दूसरा तरीका, फंक्शनल तरीका, और ये बिल्कुल उल्टा काम करता है। यहां हर फंक्शन अपना काम करके एक वैल्यू लौटाता है, और ये सारी वैल्यूज स्टैक में वापस ऊपर आते हुए जुड़ी जाती हैं, यानी जानकारी नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। ये बहुत ही मजेदार है। देखिए कैसे हर फंक्शन अपने से नीचे वाले फंक्शन के जवाब का इंतजार कर रहा है। F3 को F2 के जवाब का इंतजार है, F2 को F1 के जवाब का, और ये सिलसिला सबसे नीचे तक जाता है जहां F0 0 लौटाता है, और फिर एक चेन रिएक्शन की तरह ये वैल्यू ऊपर की तरफ जोड़ती चली जाती है जब तक कि F3 हमें हमारा फाइनल जवाब 6 नहीं दे देता। चलिए अब रिकर्शन को एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। क्या होता है जब एक फंक्शन खुद को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि एक से ज्यादा बार कॉल करता है? यहीं पर रिकर्शन की असली पावर और हाँ, असली कॉम्प्लेक्सिटी भी सामने आती है। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है फाइबोनाची सीक्वेंस। किसी भी फाइबोनाची नंबर को निकालने के लिए उससे पिछले 2 नंबर्स को जोड़ना पड़ता है। इसका मतलब सीधा है, हमारा फंक्शन खुद को 2 बार कॉल करेगा, एक बार n-1 के लिए और दूसरी बार n-2 के लिए। और ये जो रिकर्शन ट्री है, ये दिखाता है कि चीजें कितनी तेजी से कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। फिब ऑफ 4 की सिर्फ एक कॉल फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 को जन्म देती है। फिर फिब ऑफ 3 भी 2 और कॉल्स करता है, और ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैलता ही चला जाता है। तो सिर्फ चौथा फाइबोनाची नंबर निकालने के लिए इस पूरे पेड़ में कुल कितनी कॉल्स हुई, अंदाजा लगाइए। कुल मिलाकर 9 फंक्शन कॉल्स। ये इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। हर स्टेप पर कॉल्स की संख्या लगभग डबल हो जाती है, जो इसे बहुत पावरफुल तो बनाती है, पर कभी कभी थोड़ा स्लो भी। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को उसी प्रॉब्लम के छोटे छोटे बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में तोड़ा जा सकता हो, तो क्या रिकर्जन उसे सॉल्व करने का सबसे शानदार, सबसे एलिगेंट तरीका नहीं है? असल में यही रिकर्जन का असली सार है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को उनके सबसे सिंपल रूप में तोड़कर उन्हें जीतना। एक सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है।